अस्सलाम वालेकुम। अब इम्तिहान में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, तो जिन लोगों ने निसाब मुकम्मल कर लिया है उनके लिए ये हम क्विक रिवीजन की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इसमें बहुत तेज़ी के साथ जो है आपको जो लास्ट मिनट रिवीजन जिसको बोलते हैं, आखिरी टाइम में वो चीज़ें सिर्फ याद दहानी कराई जाएगी जो इम्तिहान की नज़र से अहम मालूम होते हैं। पहला सबक आपका तनक़ीदी मज़मून है। तनक़ीदी मज़मून किसे कहते हैं? ऐसा मज़मून जिसमें किसी अदबी सिन्फ़, किसी अदबी पारे, मसलन गज़ल, नज़म, अफ़साना, ड्रामा, नावल, इस पर राय ज़नी की जाए, इस पर इसका तजज़िया पेश किया जाए, उसकी खूबियाँ खामियाँ पेश की जाएँ, बताया जाए कि वो कितना अहम है, उसमें कौन कौन चीज़ें अहम है और क्या चीज़ उसको कामयाब नावल या कामयाब अफसाना या कामयाब गज़ल बनाती है, उसे तनक़ीदी मज़मून कहते हैं। आपकी किताब में तनक़ीदी मज़मून एहतशाम हुसैन साहब का दिया गया है। सैयद एहतशाम हुसैन एक तनक़ीद निगार हैं बुनियादी तौर पर, और इनका सबक खोजी एक मुताला, आप इससे वाकिफ़ हैं। मुसन्निफ़ीन के बारे में एक वीडियो मौजूद है, उसको ध्यान से सुन लें। आज़मगढ़ में पैदा हुए, असल मैदान तनक़ीद है, तरक्की पसंद तहरीक से शुरू से जुड़े रहे, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका और उर्दू की कहानी, ये दो अहम किताबें इन्होंने लिखी हैं। खोजी एक मुताला इनका लिखा हुआ सबक है, लिखा हुआ तनक़ीदी मज़मून है, जिसमें खोजी जो एक मिज़ाहिया किरदार है, रतन नाथ सरशार के नावल फ़साना आज़ाद का मिज़ाहिया कमेडियन किरदार है। ये एक तनक़ीदी मज़मून है जिसके मुसन्निफ़ एहतशाम हुसैन हैं, और इस मज़मून में रतन नाथ सरशार के नावल फ़साना आज़ाद के मशहूर मिज़ाहिया किरदार खोजी का जायज़ा लिया गया है, तजज़िया लिया गया है, और बताया गया है कि इस नावल को कामयाब बनाने के लिए खोजी कितना अहम है। इस नावल में जहाँ जहाँ खोजी नहीं होता, एहतशाम हुसैन कहते हैं कि वहाँ हम उसका इंतज़ार करने लगते हैं, हम उसकी तलाश में रहते हैं कि कब खोजी का जिक्र आएगा। एक यही वो शख्स है जो इस नावल को खुश्क होने से बचा लेता है, इस नावल में दिलचस्पी बरकरार रखता है, और जहाँ जहाँ ये नहीं होता वहाँ वहाँ नावल की खूबसूरती को गोया के ग्रहण लग जाता है। खोजी का ताल्लुक लखनऊ की ज़वाल आमादा जो गिरती हुई मिटती हुई तहज़ीब है उसका नुमाइंदा है। इस पूरे नावल के अंदर लखनऊ की तहज़ीब, लखनऊ की मिटती हुई माशरत तहज़ीब को ही पेश किया गया है। खोजी से हमारी पहली मुलाकात कब हुई? ये कुछ फैक्ट्स हैं जो ज़रूरी हैं MCQ के लिए। नवाब साहब एक किरदार है, एक आज़ाद किरदार है, आज़ाद आलिम है, हीरो है इस नावल का। एक नवाब साहब है और खोजी है, खोजी दोनों के यहाँ खादिम रह चुका है। इनका एक तारीख़ी हिस्टोरियन बटेर है, पुराना बटेर है, सफ़ शिकन है, सफ़ों को तोड़ देने वाला है, उसका नाम अली शाह है, और वो गुम हो गया है, खो गया है। तो लोग ताज़ियत के लिए, अफसोस ज़ाहिर करने के लिए जमा हैं और ढूंढने की तदबीरें बता रहे हैं। वहाँ खोजी मौजूद है, वहीं हमारी खोजी से इस नावल को पढ़ते वक्त पहली मुलाकात होती है। खोजी की उम्र 60 साल है, उसमें एक ज़हीन अक्लमंद भांड की सी कैफियत है, मस्खरापन है, और वो बनावटी नहीं है बल्कि वो नफ्सियाती किरदार है, यानी वो साइकोलॉजिकली ऐसा ही है, वो बनावट नहीं करता है। उसकी जो बातें बात बात में करोली की, हथियार निकालने की धमकी देना, हार न मानना, बहस करना, अपने आप को अपनी बुज़दिली को छुपाने की कोशिश करना, और बड़े बड़े जुमले बोलकर सड़क पर कबाब खाने को पसंद करता है, लेकिन होटल में बैठकर खाना खाने को शरअन नाजायज़ समझता है। उसका मानना है कि वहाँ शराब ज़रूर पीनी पड़ती है। ज़ाफ़रान और पानी से डरता है और नफ़रत करता है, और अफ़यून और गन्ना उसकी पसंदीदा चीज़ें हैं। अपनी आम गुफ्तगू में अपना मज़हब और अपनी कौमियत क्या ज़ाहिर करता है? कट्टर हिंदुस्तानी ज़ाहिर करता है। लेकिन जब तहज़ीब के इम्तिहान का वक्त आ जाए, दो तहज़ीबों के बीच के अब कौन सा रास्ता चुनना है, अंग्रेज़ी तहज़ीब या इस्लामी तहज़ीब, तो वो खालिस ऐसे वक्त मुसलमान बन जाता है। उसके अंदर एक एहसास बरतरी है, उसके अंदर एक अकड़ है जो उसकी एहसास बरतरी की मज़हर है, कि उसके अंदर वो दूसरों से अपने आप को बरतर और बेहतर और ऊँचा समझता है। यह है एहसास बरतरी। इसका अपोजिट होता है एहसास कमतरी, जिसकी वजह से और इसकी अकड़ उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। याद रखिएगा, उसका अपना नाम कम से कम मुफ्ती ख्वाजा बदी साहब अलैहिर्रहमा वल गुफ़रान बताता है। हार जाने के बाद हार नहीं मानता, करोली, चाकू या ऐसा हथियार निकालने की धमकी देता है, हकीमों के नुस्खों पर जो है एतराज़ करता है। खोजी की वो खुसूसियत, एक खूबी है इसके अंदर, जो ज़वाल आमादा यानी गिरता हुआ माशरा, जो पस्ती में जा रहा है, मिटती हुई तहज़ीब तमद्दुन का ख़ास किरदार बनाती है। स्पेशल कैरेक्टर इसको बनाती है वो इसका जज्बा वफ़ादारी है जो इसमें कूट कूट कर भरा है। जब नवाब साहब के साथ था यानी खादिम की हैसियत से, और अब आज़ाद के साथ है, तब नवाब साहब का वफ़ादार था और अब आज़ाद का वफ़ादार है। सैयद एहतशाम हुसैन ने खोजी के किरदार की अहमियत बताते हुए नतीजा निकाला कि रतन नाथ सरशार ने, जो फ़साना आज़ाद नावल के मुसन्निफ़ हैं, एक ही किरदार के असल में 2 टुकड़े कर दिए हैं। जो पस्ती की चीज़ें हैं वो खोजी के हिस्से में आ गई, और जो आलिमाना और ऊंचाई वाली बातें हैं, खुसूसियात हैं, वो सिफ़ात हैं जो है बुलंद और मर्तबे वाले और सही इंसान में होती हैं, वो आज़ाद के अंदर है। आगे देखते हैं। दूसरा सबक जो है वो अफसाना फ़ोटोग्राफ़र है। इसकी मुसन्निफ़ा औरत हैं, कुर्रतुल ऐन हैदर है। पैदाइश अलीगढ़ में 1927 में। याद रखें, एहतशाम हुसैन की पैदाइश 1912 में हुई आज़मगढ़ में, इनकी अलीगढ़ में, और 1927, ये सन ज़रूर याद रखें। इनके वालिद और वालदा दोनों मशहूर अफसाना निगार थे अपने अपने वक्त के। ये वालिद और वालदा के नाम सज्जाद हैदर यल्दरम और नज़र सज्जाद हैदर वालदा। मशहूर नावल है इनका आग का दरिया। साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये 3 अवार्ड इनको मिल चुके हैं हुकूमत की तरफ से, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड। इस अफसाने के जो फोटोग्राफ़र है, अहम किरदार क्या है? एक रक्कासा है, औरत। असल में इस अफसाने के मरकज़ी किरदार 2 हैं। फोटोग्राफ़र इस अफसाने का अहम किरदार है, वो आँख है जो सब कुछ होते हुए देख रही है, उसके पास जो कैमरा है।
रक्कासा यानी डांसर वो औरत है, ये दोनों, और दूसरा मौसीकार म्यूज़िक जानने वाला म्यूजिशियन मौसीकार है आदमी जो है जो इसके साथ आया है। सयाह टूरिस्ट के तौर पर एक टूरिस्ट इलाके से दूर एक कस्बा है, गुमनाम पहाड़ी पर है, वहाँ गेस्ट हाउस में आकर रुके हैं सुकून के कुछ लम्हे तलाश करने के लिए, उस भीड़ भाड़ की दुनिया से दूर। ये क्योंकि मशहूर फ़नकार हैं और यहाँ इनको कोई पहचानता नहीं है, ये सयाहत के लिए, टूरिज़म के लिए आए हैं। सयाहत, मौसीकार और रक्कासा। माली है और फोटोग्राफ़र ये वही है। फोटोग्राफ़र की कोई दुकान नहीं है वहाँ पर, बल्कि वो टीन की कुर्सी पर बैठा रहता है, जैसे लोग आते हैं उनका फ़ोटो खींचने के लिए खड़ा होता है। वहाँ लोग कम आते हैं, अभी लोग कम आते हैं, तो माली और उनके बीच समझौता है। माली जाकर फूल पेश करता है और फोटोग्राफ़र की तरफ इशारा कर देता है जब बंदा होटल में रुकता है, ताकि वो फ़ोटो खिंचवा ले जाते वक्त। ये एक अलामती अफसाना है, यानी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो किसी चीज़ की अलामत के तौर पर, निशानी के तौर पर पेश की गई हैं। जैसे गेस्ट हाउस है, एक गेस्ट हाउस है और कहा गया कि उस गेस्ट हाउस में मुसाफिरों का आना जाना जारी है, तो ये गेस्ट हाउस इस हमारी दुनिया की, फना हो जाने वाली दुनिया की अलामत है, सिंबल है दुनिया का, कि जहाँ लोगों का आना जाना जारी है। ये कहकर कुर्रतुल ऐन हैदर इस दुनिया को फ़ानी और इस दुनिया को मेहमान खाना साबित करना चाहती हैं। इस अफसाने में तसव्वुर वक्त यानी वक्त का तसव्वुर ये बयान किया गया है। वक्त का तसव्वुर कुर्रतुल ऐन हैदर का फेवरेट टॉपिक है, इनकी खुसूसियत है। एक खुसूसियत और याद रखें कुर्रतुल ऐन हैदर की अफसाना निगारी की, कि उनके अफसानों के जो किरदार होते हैं वो आम तौर पर अपर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो औसत दर्जा है ऊपर वाला, अपर क्लास के किरदार होते हैं, क्योंकि ये खुद ऐसे ही मुआशरे में रही हैं, तो ऐसे ही मुआशरे पर कलम चलाना इनके लिए आसान था। इसके बरक्स अगर हम इसके उलट देखें, प्रेमचंद या और दूसरे सुरेंद्र प्रकाश या और अफसाना निगार, उन्होंने ख़ासतौर पर प्रेमचंद गरीब, कमज़ोर, किसान, मेहनतकश यानी निचले तबके के लोगों के मसाइल को उठाया है, लेकिन कुर्रतुल ऐन हैदर के यहाँ ऊपर वाले तबके के लोगों के मसाइल, ऊपर वाले लोगों की ज़िंदगी नज़र आती है। और वक्त का तसव्वुर ये अपने नावलों में, अफसानों में वक्त को गुजरता हुआ दिखाती हैं, और वक्त के गुजरने के साथ साथ जो तब्दीलियाँ आती हैं वो दिखाती हैं। तमाम लोग फ़ना यानी खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस अफसाने में एक जुमला नकल किया गया है कि तमाम इंसान ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ काकरोच बाकी रहेंगे। अगर इस तरह जुमला दे दिया जाए, पूछा जाए किस अफसाने में है या किसका लिखा हुआ है, किसकी इबारत है, कहाँ से ली गई है, किसने कहा है, ये जहन में रखना है। कारज़ार हयात में घमसान का रन पड़ा है, ये इतना जुमला जो है फोटोग्राफ़र ने बोला था किस वक्त, जब रक्कासा और मौसीकार दोनों घूमने होटल से नीचे आकर जा रहे थे और फोटोग्राफ़र ने फ़ोटो के लिए इशारा किया था, तो इन दोनों ने कह दिया था कि आते वक्त खिंचवा लेंगे या बाद में खिंचवा लेंगे। तो फोटोग्राफ़र ने कहा था नहीं, बाहर जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ कारज़ार हयात में घमसान का रन पड़ा है, यानी ज़िंदगी के कारखाने में हयात यानी ज़िंदगी, घमसान का रन, बहुत सख्त लड़ाई हो रही है, जंग चल रही है, उस मैदान में एक सख्त जंग चल रही है, सब भाग रहे हैं और फुर्सत का लम्हा आपको मिल नहीं पाएगा। ये जुमला फोटोग्राफर ने बोला था रक्कासा से, जब उसने कहा, उन दोनों ने कहा था कि हम वापसी में या बाद में खिंचवा लेंगे, लेकिन उन्होंने फ़ोटो खिंचवा लिया था। ज़्यादा कहने पर जब इतना कहा, फोटोग्राफर ने फ़ोटो खिंचवा लिया, फ़ोटो उनके कमरे में पहुंचा दिया। तो 15 साल बाद जब वो फोटोग्राफ़र, वो रक्कासा लौट कर आती है, वहाँ से गुज़र रही होती है, तो एक रात यहाँ गुजार कर सुबह जाना चाहती है। तो वो जब फ़्लाइट से उतरती है तो फोटोग्राफ़र उठकर आता है जब फ़्लाइट आ रही होती है कि कोई फ़ोटो खिंचवाएगा, लेकिन जब वो एक अधेड़ उम्र औरत देखता है तो वो वापस जाकर बैठ जाता है कि ये क्या फ़ोटो खिंचवाएगी। तो वो इत्तेफाक ये होता है, वापस वो उसी कमरे में ठहरती है, और उसी कमरे में ठहर कर जब वो दराज खोल रही होती है आते वक्त, तो उसको एक अपना नाम वाला लिफाफा नज़र आता है, पीले रंग का लिफाफा नज़र आता है, उस पर उसका नाम लिखा है। जैसे उसको बाहर निकालती है, कोकरोच निकलता है और वो उसमें वो तस्वीर ज़रा सी गिर जाती है नीचे, जो रक्कासा की तस्वीर थी। और वो 15 साल बाद जब वो अपना हाल देखती है उस तस्वीर के अंदर, तो आप ही सोचिए क्या कुछ उसके दिल पर बीता होगा। इसमें एक बात ये भी है कि बाद में 15 साल बाद यहाँ ज़्यादा लोग आने लगे थे उस गेस्ट हाउस में, उस इलाके में, क्योंकि अब फ़िज़ाई सर्विस, एयरलाइन शुरू हो चुकी थी। और 15 साल पहले कम लोग क्यों आते थे? क्योंकि वो कस्बा जो है वो गुमनाम पहाड़ी असल टूरिस्ट इलाके से दूर थी, इसीलिए उसको कोई जानता नहीं था, कम लोग आते थे। अहम बात ये ध्यान रखने की है, ठीक है, इस बात को जहन में रखिएगा। अच्छा, अब क्या होता है कि जब वो नीचे दोबारा आती है, जाते वक्त फ़ोटोग्राफ़र से ख़ुद ही गुफ्तगू करती है, क्योंकि उसने उसको पहचाना नहीं था, फ़ोटोग्राफ़र ने, उस रक्कासा को। और वो जब ये बातें बोलने लगती है तब उसको ख़्याल आता फ़ोटोग्राफ़र को, अरे ये तो वही औरत है। तो फ़ोटोग्राफ़र याद रखता है और पूछता है, वो आपके साथ जो आपके साथी आए थे वो कहाँ गए? उसको याद रहता है सब कुछ। असल में वो कैमरा, वो फ़ोटोग्राफ़र, वो आँख है जो सब कुछ देख रही है और क़ैद कर रही है। तो उस वक्त ये जुमला रक्कासा बोलती है कि कारज़ार हयात में घमसान का रन पड़ा है, इसी घमसान में वो कहीं खो गए। सवाल अगर पूछा जाए कि वो से कौन मुराद है, तो रक्कासा के साथी मौसीकार मुराद हैं। ये पूरा जुमला किसने बोला? रक्कासा ने बोला। इतना जुमला किसने बोला था उस वक्त जब वो फ़ोटो के लिए इंसिस्ट कर रहा था फ़ोटोग्राफ़र रक्कासा और मौसीकार से? तो फ़ोटोग्राफ़र ने बोला था।
ये जुमला रक्कासा ने, ये मैंने यहाँ लिख दिया है इसी बात को, ये अफसाना बुनियादी तौर पर फ़ना की हकीकत को बयान करता है कि इस कायनात में हर चीज़ को एक दिन फ़ना हो जाना है। वक्त गुजरने के साथ साथ हम सब के सब ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। इसके बावजूद फ़ना के बीचों बीच हमारी ज़िंदगी के रंगारंग तमाशे चल रहे हैं। हम बामानी कुछ चीज़ें हैं जो हम जानते हैं कि फ़ना हो जाना है, इसके बावजूद ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें जो इसको बामानी बनाती हैं, मीनिंगफुल बनाती हैं, और हम मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, हालात को बदलने के लिए भी कोशां होते हैं, जद्दोजहद करते हैं, अनेक अमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। इस अफसाने में भी कही गई है कि फ़ना के बीचों बीच लाजमी तौर पर फ़ना हो जाने वाले लोग ज़ुकाम का भी इलाज करते हैं। ये इस अफसाने में ये बात, बहुत गहरी बात कही गई है, क्योंकि दरवाज़ा खोलते वक्त वो रक्कासा अपना गर्म कोट पहन लेती है ताकि बाहर से ठंडी हवा ना आ जाए। अगर ये सवाल पूछा जाए कि कौन सा मौसम चल रहा था जिस वक्त वो वहाँ घूमने गए थे, तो ज़ाहिर है मौसम सुरमा यानी ठंडा मौसम, सर्दियों का मौसम, तो उसके लिए यहाँ मौसम सुरमा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। मुझे लगता है अहम बातें आ गई हैं। तीसरा सबक बजू का अफसाना है जो सुरेंद्र प्रकाश का लिखा हुआ है, जिनका असल नाम सुरेंद्र कुमार ओबरॉय है। पंजाब के लायलपुर यानी फैसलाबाद में पैदा हुए थे। 1930 में पैदाइश हुई। बजू का अफसाना दिया गया है, ये भी एक अलामती अफसाना है, याद रखें। अफसानों के मजमूए बाज़गोई पर सुरेंद्र प्रकाश को, सुरेंद्र कुमार ओबरॉय को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। यह अफसानों का कलेक्शन है बाज़गोई, और बजू का अफसाना भी इसी कलेक्शन में शामिल है। इस अफसाने का मरकज़ी किरदार होरी है, होरी है, जो दरअसल प्रेमचंद के एक नावल गोदान का मरकज़ी किरदार था। प्रेमचंद का नावल गोदान 1936 में लिखा गया था, और ये 40 साल बाद तकरीबन 1977 में ये अफसाना बजू का लिखा गया। होरी को अपना किरदार सुरेंद्र प्रकाश ने इसलिए बनाया क्योंकि होरी से अफसाना पढ़ने वाले लोग होरी को जानते हैं कि उसकी ज़िंदगी कितनी तकलीफ़ों में गुजरी। अहलमद, बनिया, अंग्रेज़ों के दूसरे कारिंदे और अंग्रेज़ किस तरह से उस वक्त के मेहनतकश किसानों पर जुल्म कर रहे थे, उनका इस्तेहसाल, लूट खसूट कर रहे थे, और किसान को उसका हक़ नहीं मिल रहा था। उस वक्त क्या हालात थे आज़ादी से पहले, होरी को लगता था शायद अंग्रेज़ हुकूमत है इसलिए ऐसे हालात हैं। और अब जब ये अफसाना लिखा गया तो होरी को लगता है कि अब हालात बदल चुके हैं, अब अंग्रेज़ हुकूमत ख़त्म है, हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका है, तो अब फसल में किसी का हिस्सा नहीं है, सारी की सारी फसल उसको मिलने वाली है। लेकिन आप देखेंगे, अफसाना पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, अभी भी लूट खसूट उसी तरह जारी है, चेहरे बदल गए हैं, सिस्टम वही है, सब कुछ वही है। होरी तमाम मेहनतकश किसानों की अलामत है, नुमाइंदा है। यह होरी जो रिप्रेजेंट करता है, नुमाइंदगी करता है उन तमाम किसानों की जो मेहनतकश हैं। नावल गोदान में दिखाया गया कि होरी की ज़िंदगी, वही बात जो मैंने कही अभी, और उस नावल के ख़ात्मे पर होरी की मौत हो गई थी। इस अफसाने में होरी को बहुत ज़्यादा बूढ़ा दिखाया गया है। उसकी भवों के बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं। जिसके दो बेटे थे और दोनों बेटे मर चुके हैं। एक पुलिस मुकाबले में, इनकाउंटर में, और दूसरा गंगा में नहा रहा था, डूब गया। और इन दोनों के 5 बच्चे हैं, और दोनों बेटों की बहुएं और उनके 5 बेटों की परवरिश का बोझ अब होरी के कंधों पर है। खूब मेहनत की है होरी ने, अपनी फसल पकने वाली है, अब उसको खुशी है, फसल पकने का दिन आ चुका है, फसल कटाई का दिन आ चुका है। बहुत खुश है कि हालात बदलने वाले हैं, तो सब के सब तैयारी कर रहे हैं और फसल की कटाई के लिए जाना चाहते हैं। होरी एक किसान है और अपनी फसल की हिफाजत के लिए, होरी ने फसल की हिफाजत के लिए खेत में जिस तरह और लोग भी बजूका लगा देते हैं, बांस का एक पुतला और कपड़े वगैरह पहनाकर आदमी जैसा बना देते हैं ताकि परिंदे और गीदड़ और दूसरे जानवर जो नुकसान पहुंचा सकते हैं उनसे खेत की हिफाजत हो सके। बजूका होरी ने भी लगा दिया और उसको अंग्रेज़ शिकारी के कपड़े पहना दिए, जो उसके बाप को अंग्रेज़ शिकारी तोहफे के तौर पर जाते वक्त, हिंदुस्तान से जाते वक्त दे गया था, क्योंकि होरी का बाप अंग्रेज़ शिकारी की सवारी चलाता था। तो वही मिसाल है, वो जो अंग्रेज़ शिकारी के कपड़े हैं वो मिसाल है कि अंग्रेज़ों का सिस्टम हिंदुस्तान में हूबहू बरकरार था। होरी की मेहनत कामयाब हो जाती है, फसल लहलहाने लगती है। जिस दिन वो अपने बहू और पोतों के साथ अब फसल काटने के लिए पहुंचा है, देखता क्या है कि बजूका के एक हाथ में दराती है और वो फसल की कटाई कर रहा है। फसल कटने की आवाज़ आ रही है, वो पूछता है कौन है, वो बजूका बातचीत कर रहा है, और फिर बजूका और होरी के बीच गुफ्तगू दिखाई गई है। होरी तो जैसे पागल हो उठा कि ये बेजान पुतला कैसे बोल सकता है, और ये कैसे 1/4 फसल की डिमांड कर रहा है, 1/4 फसल इसने काट डाली है। होरी को लगता था अब तो सारी की सारी फसल उसको मिलने वाली है।
होरी मुकदमा पंचायत में ले जाता है, लेकिन पंचायत सर झुका देती है जैसे होरी आता हुआ नज़र आता है। अब होरी को लगता है कि इंसाफ बिक चुका है, सारे के सारे पंच उसको लगता है कि होरी ने बजूका ने ख़रीद लिए हैं और फैसला उसी के हक़ में यानी बजूका के हक़ में चला जाता है। होरी उसी वक्त अब होरी को अपनी मौत करीब नज़र आती है फ़ैसला सुनने के बाद कि 1/4 फसल उसकी जा चुकी है। और ये भी जिक्र किया गया इस अफसाने के अंदर, इस बजूका में, कि एक रेगिस्तान है, थल है जो होरी के खेत के करीब आ रहा है। और होरी अब आखिरी वक्त जब उसको अपनी मौत नज़र आ रही है तो मौत के वक्त बहुत अहम नसीहत करता है अपने पोतों को और उनसे कहता है कि देखो, हो सकता है ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी फसल है, लेकिन मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि अब ज़िंदगी में कभी बजूका न बनाना, क्योंकि बजूका बेजान नहीं होता, अपने आप से उसमें जान आ जाती है और उसके वजूद से दरांती निकल आती है और 1/4 फसल पर उसका हिस्सा हो जाता है। तुम बजूका की जगह बांस पर लटका कर मुझे टांग देना ताकि लोग मुझे देखें और फैसला करें, नसीहत हासिल करें कि बजूका नहीं बनाना है, क्योंकि बजूका बेजान नहीं होता। इतना कहते ही वो गिर जाता है और वो लोग उसको बांध कर खेत में लटका देते हैं, उसके पोते। तो ये आखिरी वसीयत है जो होरी ने की है इस अफसाने के अंदर, और ये पैगाम दिया है मुसन्निफ़ ने। अलामती अफसाना है ये, बजूका, ये होरी, ये सब अलामतें हैं। आज़ादी के बाद भी किसानों के साथ क्या कुछ हो रहा है वैसा ही जैसे आज़ादी से पहले होता था, चेहरे बदल गए हैं, लेकिन इस्तेहसाल, जुल्म सितम और मेहनत का फल ना मिलना वैसे का वैसे ही है। एक पैगाम और है कि हम लोगों को अपनी जायदाद, अपनी अमलाक, अपनी फसल, अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत ख़ुद करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये काम हम किसी और के ज़िम्मे कर देंगे तो चाहे वो बेजान हो, उसमें जान आ जाएगी और उसका भी उस चीज़ पर हक़ हो जाएगा, क्योंकि उसने मेहनत की है और मेहनत करने वाले को मेहनत का फल तो मिलना चाहिए। ये पैगाम दिया है, क्योंकि अफसाना निगार का ये मानना है कि मेहनत करने वालों को उनका फल मिलना चाहिए, इसीलिए उसने बजूका को उसकी मेहनत का फल दिलवाया है। ठीक है, तो इस तरह ये 3 असबाक़ का रिवीज़न हो जाता है। उम्मीद है आप बहुत सारे MCQ सवाल अब इनसे जो बनने वाले हैं उनको कर सकेंगे। इंशाअल्लाह हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। शुक्रिया।